गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 7 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स आज हम लोग फिर से करने वाले हैं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, पहले टॉपिक हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा अग्नि 4 के बारे में क्योंकि इसकी टेस्टिंग चल रही है। ड्राफ्ट आईडी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और एक्चुअली ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है तो इसको थोड़ा यहाँ से देखेंगे। फिर पढ़ने वाले हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, तो हम इसको जीएस पेपर 2 में अपने पॉलिटी वाले सेक्शन से कवर करेंगे। बैड बैंक के बारे में पढ़ेंगे जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी वाले सेक्शन से। बैड बैंक क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा इंपॉर्टेंट ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। फिर देखेंगे बिम्स्टेक के बारे में, आज का एक्चुअली एडिटोरियल सेक्शन है और यहाँ से हम लोग एक मेंस का आंसर भी लिखेंगे। उसके अलावा काफी एडिशनल टॉपिक्स भी हमारे साथ हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं क्वेश्चंस को लेके जो इस बार प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, तो आज हम लोग अपने चैनल पे एक बहुत डिटेल एनालिसिस लेके आने वाले हैं जहां पे हम लोग प्रीलिम्स के जो अभी हुआ था ना 2 दिन पहले, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि न्यूज़पेपर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। अगर आप एनालिसिस करो तो कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली करंट अफेयर से आए हैं और इनमें से जो है कम से कम 15 क्वेश्चन हम लोग क्लास में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डीएनए में भी डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिखाता हूं, फ्यूचर में आपको एग्जांपल में और भी दिखाऊंगा। देखिए जैसे ये सवाल पूछा गया था सेट ए में 97 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द बी सेल एंड द टी सेल। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो द हिंदू के आर्टिकल में 2022 में अप्रैल के महीने में ही आर्टिकल आया था अबाउट टी सेल एंड बी सेल। तो अगर आप न्यूज़पेपर भी लगातार पढ़ते रहते हो ना, अच्छे से पढ़ते रहते हो, तो स्टैटिक पोर्शन तो हमारा कवर होता ही है क्योंकि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती है। उसके साथ साथ बिल्कुल जो प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है ना, वो भी आप डेफिनेटली हैंडल कर सकते हो। तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 25 से 30 मार्क्स आपके डायरेक्टली न्यूज़पेपर से कवर हो जाते हैं और जो एडिड बेनिफिट्स होते हैं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो बहुत क्रूशियल है, देखा करो, समझा करो, पढ़ा करो और अपने नोट्स बना सकते हो। तो रेडी टू एडिटोरियल से आप कुछ नोट्स भी बना सकते हो मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो नोट्स आपके बाद में मेंस में आंसर लिखने के बहुत काम आते हैं। ठीक है जी, चलिए तो बढ़ते हैं फ्रंट पेज पे। दोस्तों क्या है न्यूज़, पहली न्यूज़ तो जो है वो यहाँ से आते हैं कि मोर नेशंस एक्सप्रेस आउटरेज इंडिया फ्लेज ओआईसी। बेसिकली ये न्यूज़ काफ़ी 2-3 दिन से समय चल रही है न्यूज़ में, क्योंकि बीजेपी के 2 स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने मोहम्मद जी के खिलाफ में कुछ बोला था और तो उसके लेके जो है वो बहुत सारा आउटरीच चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज ने, अरेबिक कंट्रीज ने भी, जैसे यूएई, कतार, सऊदी वाउदी, इन्होंने इंडिया को बेसिकली एक नोटिस दिया है कि आप इस पे थोड़ा सा बताइए क्या करना चाहते हो। तो यहाँ के जो स्पोक्स पर्सन थे उनको तो खैर निलंबित कर ही दिया है पार्टी से, बट ये पूरा मामला बढ़ गया। तो ओआईसी क्या है ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा को बताता हूँ। 1967 में बेसिकली इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये यूनाइटेड नेशन के बाद दुनिया की सेकंड सबसे लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर टोटल 57 मेंबर्स हैं। ठीक है, और यूजुअली कहा जाता है कि मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज है, कलेक्टिव आवाज है। हालांकि इसके अंदर भी बहुत सारी कंट्री है, उनके बीच में आपस में ही क्लैश चलता रहता है। अब मान के चलिए यहाँ पे ईरान भी है और यहाँ पे सऊदी अरेबिया भी है, तो आप कैसे कह सकते हो भैया ये एक दूसरे के साथ हैं, बट स्टिल ओवरऑल एक वॉइस का काम करता है उनके लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1969 में मोरक्को में इसकी एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अल अक्सा मॉस्क जो कि जेरूसलम में है, वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन था, एक आदमी 28 साल का था वो, सिर्फ उसने कुछ काफी इशू वहाँ पे क्रिएट कर दिया था और उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेड्डा में है, सऊदी अरेबिया में। यह वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इंडिया का ओआईसी के साथ क्या रिलेशन है वो आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा ओआईसी के साथ क्या, देखिए यहाँ पे समस्या की है ना, इंडिया ओआईसी का पार्ट नहीं है, जबकि होना चाहिए था, है ना। इंडिया में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उसके हिसाब से इंडिया को पार्ट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। इनमें से कितनी सारी ऐसी कंट्री हैं, इन सबको भी मिला दोगे ना तब भी इंडिया में उनसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, लेकिन फिर भी इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत आप कर सकते हो अपने आंसर की। उसके बाद जो है ओआईसी के साथ हमारा जो रिलेशन है ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे चेंज हुआ है, प्रेजेंटली कैसे चेंज हो रहा है, पाकिस्तान का यहाँ पे क्या रोल है, उन कुछ बातों को आप यहाँ पे डेफिनेटली जान सकते हो। ठीक है जी। लेकिन दोस्तों आज का जो दिन है ना वो कोई छोटा मोटा दिन नहीं भैया, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था और इस इंसिडेंट को जो है ब्रिटिश लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे और सोचेंगे काश ये ना हुआ होता। देखिए छोटी छोटी घटनाएं जो है वो बड़ी घटनाओं को जन्म दे देती हैं, है ना।
तो आज के दिन जो है 7 जुलाई 1893 कुछ ऐसा हुआ था इतिहास में जिसने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। मोहनदास करमचंद गांधी जो कि एक बिल्कुल सिंपल से एक लॉयर हुआ करते थे और बैरिस्टर थे, वो अपने काम से गए हुए थे भैया साउथ अफ्रीका में किसी क्लाइंट का केस लड़ने के लिए। उनकी फर्म ने केस लिया था और वो जो है डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और ट्रेन में रात का समय था, ठंडी का समय था और उनको जो है वो दूसरे डिब्बे में जाने के लिए बोल दिया गया क्योंकि उनके पास टिकट था फर्स्ट क्लास का, तो उनको दूसरे डिब्बे में जाने के लिए बोल दिया गया। अब उन्होंने कहा कि भैया जब मेरे पास टिकट जो है फर्स्ट क्लास की है तो मैं थर्ड क्लास में जाके क्यों बैठूं? तो उसने कहा कि भाई आप इसलिए बैठोगे क्योंकि आप गोरे नहीं हो, आप ब्रिटिश नहीं हो, क्योंकि आप ब्राउन स्किन हो, आप इंडियन हो, तो आप उस डिब्बे में बैठोगे और उस डिब्बे में या तो जानवर चढ़ते हैं या फिर इंडियन या एशियन मतलब अफ्रीकन ऊन को चढ़ाया जाता। तो गांधी जी ने कहा देखो भैया मैं अपनी मर्जी से तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, आपको जबरदस्ती अगर करना है तो आप मुझे यहां से फेंक दीजिए, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, गांधी जी को किक किया उन्होंने और दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट इंसिडेंट जो गांधी जी जो है सिविल डिसोबीडियंस, दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट इन हिज लाइफ जब उन्होंने एक्चुअल में इस पावर को एक्सपीरियंस किया सिविल डिसोबीडियंस को, कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, अपने मन से नहीं मानूंगा, आपको जबरदस्ती करना है तो मेरे साथ कर सकते हो। सोच के देखिए एक आदमी लॉयर जिसकी एक अच्छी खासी जॉब है और उसका प्राउड है, उसके अंदर उसकी फैमिली भी काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और वो आदमी को धक्का मार के ट्रेन से निकाल दिया गया ठंडी में, वो स्टेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, कितना गुस्सा उसके अंदर आया होगा आप मतलब इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना गुस्सा आया होगा। सोचोगा इसका मुंह तोड़ दूं मैं जिसने उनको फेंका है। लेकिन वो वहां पे पड़े रहे कुछ समय के लिए, फिर उठे और स्टेशन मास्टर था, उन्होंने उसकी उनको उनका जैकेट दिया कि ठंडी का समय है जैकेट पहन लीजिए। गांधी जी ने उनसे वो जैकेट भी नहीं ली क्योंकि अगर शायद उस दिन वो जैकेट ले लेते तो उनका गुस्सा ठंडा हो चुका होता। उन्होंने जैकेट नहीं लिया, वो ठंडी में स्टेशन के ऊपर रहे काफी समय तक और शायद उन्होंने कसम खाया होगा कि उस इंसिडेंट के बाद, होता है ना कि हमारे साथ भी कोई आदमी बुरा कर देता है तो हम लोग कसम खा लेते हैं, लेकिन हमारी जो कस्में वादे होते हैं ना 5 मिनट में हवा हो जाती हैं क्योंकि वो सीरियस नहीं होते ना उस चीज को लेके। गांधी जी ने शायद उस दिन कसम खाया होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दूंगा मैं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये नहीं कहा कि उस पर्टिकुलर ऑफिस को मैं ऑफिसर को कुछ कर दूंगा, नहीं, उन्होंने कहा कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है ना ये लाखों करोड़ों लोगों के साथ भी हो रहा होगा। तो शायद उन्होंने उसकी कसम खाई होगी और उसके बाद से फिर अफ्रीका के अंदर उन्होंने बहुत सारा चीजें की, आपको उसके बारे में पता ही है, आश्रम वगैरह स्थापित किया। और बहुत साल के बाद एक्चुअली गांधी जी ने एक इंटरव्यू में उस इंसिडेंट को याद करके कुछ चीजें कही थी, दैट आई वाज अफ्रेड ऑफ माय लाइफ, आई एंटर्ड द डार्क वेटिंग रूम, देयर वाज अ व्हाइट मैन इन द रूम, आई वाज अफ्रेड ऑफ हिम, व्हाट वाज माय ड्यूटी, आई आस्क्ड माय सेल्फ शुड आई गो बैक टू इंडिया और शुड आई गो फॉरवर्ड with God as my helper and face whatever was in store for me. I decided to stay and suffer. भागे नहीं, गिव अप नहीं किया, जैसे हम लोग भाग जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, 2-4 महीने 6 महीने पढ़ते हैं, लगता है यार यहाँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हम लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि हम लोग सफर नहीं करना चाहते। यूपीएससी के एग्जाम में सफर करना पड़ता है तभी जाके रिजल्ट मिलता है। तो माई एक्शन नॉन वायलेंस बिगेन फ्रॉम दैट, उन्होंने खुद कहा कि उनका जो एक्शन है नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस उस दिन से शुरू हुआ। कितनी बड़ी बात है। 1869 में इनका जन्म हुआ, 1915 में इंडिया में आए, मतलब जब ये इंडिया में आए तो आप ये समझ लीजिए कि 45-46 साल के थे वो, 45-46 साल का एक आदमी जो है वो इंडिया में आया और उन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया। आजकल के जो 45-46 साल के लोग हैं उनका देखो हालत क्या होती है ना, वो अपने आखिरी दिन गिनने लगते हैं आजकल लोग, यंग लोगों की भी यही हालत है। तो इतनी उम्र में आके उन्होंने ये सब किया, उसके बाद उन्होंने शुरुआत की, फिर किस तरह से आगे वो बढ़े और किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य कोई आम साम्राज्य नहीं था। आज तक के दुनिया के इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है, मोर देन अलेक्जेंडर का तो कुछ भी नहीं था इनके सामने, मोर देन मंगोल्स कुछ भी नहीं था। इतने बड़े साम्राज्य को भैया इंडिया से तो कम से कम भगाया ही, ठीक है, और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐसी बात नहीं है, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन वो बिल्कुल स्पेशल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं भावनाओं में बह के यहाँ पे ज्यादा समय ले गया, इतना लेना नहीं चाहिए था, बट एनीवेज नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल आता है दैट इज स्ट्रेटेजिक मिसाइल अग्नि 4 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। तो इसको बेसिकली हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और देखिए उसको इंडक्ट करने से पहले बहुत सारा टेस्टिंग किया जाता है। जब वो टेस्टिंग में सक्सेसफुल होता है ना तब जाके हम उसको अपने डिफेंस फोर्सेस के अंदर इंडक्ट करते हैं।
तो अग्नि 4 की हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और बहुत बढ़िया टेस्टिंग हुई है। इसकी रेंज जो है 3500 किलोमीटर है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और कहता है द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए क्या लिखा हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल नहीं है। दोनों में फर्क होता है दोस्तों। जो क्रूज मिसाइल होती है ना, जैसे हमारा सरफेस है, तो यहां से उड़ती हैं यूं करके और एक हाइट पे चलने के बाद ऐसे सरफेस के पैरेलल में चलती हैं, इसे बोलते हैं क्रूज मिसाइल। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो ऐसे नहीं चलती, वो चलती हैं यूं करके, इस ट्रैजेक्टरी में, हाइपरबोलिक और इस ट्रैजेक्टरी में चलती हैं। तो यहाँ पे उनका टारगेट होता है, तो जहाँ टारगेट होता है उस पर जाकर हिट करती हैं। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज काफी ज्यादा होती है, लेकिन इनकी एक्यूरेसी में थोड़ा सा डाउट होता है। इनकी जो है रेंज ज्यादा नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। सबसे बड़ी बात, ये ज्यादा फास्ट होती है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है ना, एक हाइट गेन करने के बाद वो ग्रेविटी की वजह से खुद नीचे आती हैं, ग्रेविटी खुद नीचे लेके आती है। लेकिन जो ये बैलिस्टिक ये क्रूज मिसाइल होती हैं, ये हर समय इनको कंप्यूटर डायरेक्ट करता है और हर समय इनके अंदर एनर्जी मिलता है, तो इंजन से चलती है, बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड होती है, इसलिए रडार भी इनको नहीं पकड़ पाते। ग्राउंड के क्लोज में चलती हैं तो रडार इनको नहीं पकड़ पाते। और हमारे पास तो भैया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, नाम क्या है, ब्रह्मोस। पसीने छूट जाते हैं ब्रह्मोस का नाम लेते ही दुनियादारी को। और अभी तो उसकी रेंज हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है, राइट। तो ये है बात अग्नि के बारे में। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और हम इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाना चाहते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब ये होता है जिसकी रेंज काफी ज्यादा होती है, मोर देन 5000 किलोमीटर, और वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकती है, ठीक है। तो अग्नि 1 की जो रेंज थी कितनी थी, 700, अग्नि 2 की 2000, 3 की 3500, 4 की अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली इसकी हम लोग ना। तो ये रेंज जो है 3500 से लेके 4500 तक जा सकती है। फिर अग्नि 5 की टेस्टिंग भी थोड़ा बहुत हम लोग ने करना शुरू कर दिया है, तो मोर देन 5000 किलोमीटर। चाइना के पास, रशिया के पास, अमेरिका के पास, इवन नॉर्थ कोरिया के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि 18,000 किलोमीटर से लेके 19,000 किलोमीटर तक भी जा सकती हैं। मतलब पूरी धरती का चक्कर भी काट सकती है, आधी धरती का चक्कर काट ही सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेट और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे IGMPT कहा जाता है। और भैया हमारे जो प्यारे, सबके प्यारे अब्दुल कलाम जो थे, अब्दुल कलाम जी, वो एक्चुअली इसके डायरेक्टर थे। इसलिए तो कलाम जी को कहा जाता है ना मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ऐसे थोड़ी कहा जाता है, क्योंकि वो इसके करता धरता थे। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी मिसाइलें बनाई, पृथ्वी बनाई, अग्नि बनाई, त्रिशूल बनाया, नाग बनाया, आकाश बनाया, ठीक है। इतने से और अभी को बहुत सारी बन भी रही हैं, तो वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। मजा आया करने में, मुझे बहुत मजा आया आपको बताने में। आगे बढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट सीक फ्रेश कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट, इसको थोड़ी देर में करेंगे। और थोड़ी देर में क्या कर ही लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग यहां से करेंगे, ठीक है। तो नए जो है ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं, और वो नए ड्राफ्ट रूल क्या हैं क्या नहीं है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वैसे टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ ये ड्राफ्ट है। जब ये बिल बनेगा, एक्ट बनेगा, तब हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी में ड्राफ्ट से भी सवाल पूछ लेते हैं। जैसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इसके ड्राफ्ट से ही सवाल पूछ लिया गया था। लेकिन यूजुअली सवाल ऐसे यूपीएससी पूछता नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा देख लेते हैं। तो ये एक्चुअली हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई नया टॉपिक तो ये है नहीं, है ना। 2-3 दिन पहले भी हम लोगों ने किया था। तो कुछ समय पहले क्या हुआ था कि जो हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, तो पिछले साल सरकार ने जो है इसको रिलीज किया था। हालांकि इसको बाद में विड्रॉ कर दिया गया था, लेकिन इसके अंदर प्रोविजन क्या है वो थोड़ा सा जानने की जरूरत है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आईटी रूल्स के तहत हम लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर थोड़ा क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको पता ही है क्या होता है भैया, फुल हंगामा होता है। कोई किसी भी गाली दे देता है, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट में कोई बोल देता है, जेंडर, वो सब चीजें चलती है ना वहां पे। तो सरकार चाहती है कि यहाँ पे हम लोग कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। कहीं किसी की फोटो लीक हो जाती है, किसी की फोटो को चेंज कर दिया जाता है, मोर्फ कर दिया जाता है, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड अब्यूज, बहुत कुछ होता है। सरकार चाहती है कि हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। तो कार्रवाई क्या करनी है, बस कार्रवाई यही है कि अगर मान लो किसी भी इंसान के खिलाफ, अगर मान लो कुछ आपने किसी ने गलत लिख दिया, ठीक है, किसी की फोटो छाप दिया, उसका फोटो जो है उसका फेस किसी के ऊपर पेस्ट कर दिया, और ऐसा आजकल बहुत होता है। जो सोशल मीडिया पे जो स्पेशली वीमेन गर्ल्स जो पिक्चर वगैरह डाल देती हैं,
और इनके फेस को क्रॉप करके बहुत बार जो है इनके साथ छेड़खानी की जाती है, ये भी बहुत चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से गर्ल्स ने जो है अपनी रियल पिक्चर्स डालना भी बंद कर दिया सोशल मीडिया पे बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसे बहुत तरीके सामने आते हैं। खैर, तो कानून ये कहता है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो अगर वो कंप्लेंट की करती है, वो कोई महिला या कोई भी आदमी अगर वो कंप्लेंट करता है तो वो कंप्लेंट किसके पास जाती है? रिड्रेसल ऑफिसर के पास जाती है। पहले तो ये रिड्रेसल ऑफिसर भी नहीं हुआ करता था, लेकिन सरकार ने भी इसको कर दिया है मैंडेटरी। तो उस रिड्रेसल ऑफिसर को जो है विद इन 24 आवर्स एक्शन लेना पड़ता है उस कंप्लेंट के ऊपर कि या तो आप उसको रिमूव करिए या फिर आप उसको वहां पे रखिए। लेकिन अगर आपने दोनों के लिए कारण बताना पड़ेगा, रिमूव किया है तो क्यों किया है, रखा है तो क्यों रखा है। तो ये मामला हो रहा था। अब मान लो ये कोई पर्सन है ABC जो कि इस रिड्रेसल ऑफिसर के डिसीजन से खुश नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? कोर्ट में जा सकते हैं कि साहब मैंने कंप्लेंट किया था, इन्होंने मेरी कंप्लेंट नहीं मानी। उसका कोई भी रीजन हो सकता है वो कंप्लेंट सही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, लोग मिसयूज भी करते हैं, तो कोर्ट में जा सकता है। सरकार ने कहा कि यार कोर्ट वोट का चक्कर ना बहुत लंबा पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और बीच में एक ट्रिब्यूनल टाइप का बनाते हैं, ट्रिब्यूनल टाइप का एक नया बॉडी क्रिएट करते हैं जिसे अपीलेट बॉडी कहा गया। तो होगा क्या, ये जो ABC इंसान है ये कोर्ट में जाने से पहले यहाँ पे जा सकता है, बोल सकता है सरकार को कि माई बाप देखो मैंने कंप्लेंट किया था, इन्होंने रिमूव नहीं किया, तो आप प्लीज करके कुछ करिए। तो फिर ये उसको जो है 72 आवर्स के अंदर हटवा सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये कंप्लेंट बिल्कुल जेन्युइन थी। तो ये जो है पूरे का पूरा मामला है। लेकिन इसको लेके बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है। लोगों का कहना है कि देखो सरकार क्या कर रही है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर फालतू का रेगुलेशन कर रही है जिससे हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो वायलेट होगा। ऐसा होने लगेगा तो सरकार फिर हर चीज को रिमूव करवाने लगेगी, है ना। किसी पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता, कोई पॉलिसी, कुछ भी, है ना, तो कंप्लेंट उसके पास जाने लगेगी। पहले वो कंप्लेंट ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जाएगी, फिर वो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगी, उसको रिमूव करवा देगी। तो भैया ये तो गलत हो गया ना। तो इसीलिए जो है इसको काफी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो अभी तो ये खैर जो है ड्राफ्ट है, अभी कानून वानून जब बनेगा तब की बात है। लेकिन क्या अभी हमारे पास कुछ कानून है यहाँ पे? देखिए इसी तरह के कुछ काफी रिस्ट्रिक्टिव जो क्लोज थे, वो जैसे क्लोज 1, रूल 3, रूल 9, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और मद्रास हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर उनके ऊपर स्टे लगा दिया है, तो फिलहाल वो लागू नहीं है। तो नया ड्राफ्ट आया है, सरकार ने लोगों से सजेशंस मांगी हैं, फिर बाद में ये पार्लियामेंट में जाएगा और वो सारी चीजें होंगी, तब उसको देखेंगे, ठीक है। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली आपके मन में होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ये रेगुलेशंस वगैरह किस तरह। आप भी अपने ओपिनियन बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्या आपको रियल में लगता है कि इस तरह के रूल होने चाहिए या फिर इसकी वजह से सरकार उनको रेगुलेट कर सकती है अपने फायदे के लिए। मिसयूज तो हर चीज का हो सकता है ना, मिसयूज हर चीज का हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। सरोगेसी का हम लोग कई बार पहले भी कर चुके हैं, तो बार बार तो इसको करने का कोई फायदा है नहीं, है ना। सरोगेसी एक्ट की हम लोग बात करते हैं, तो ये 2016 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में और पिछले साल इसको पास किया गया था। और इसमें सरोगेसी को डिफाइन किया गया था और ये कहा गया था कि जो कमर्शियल सरोगेसी है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो कहता है कि सरोगेसी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? सीधी सी बात है, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि काफी ज्यादा मिसयूज होता है। दो बहुत शानदार एग्जांपल इन्होंने दिए हुए हैं, आप भी अपने एग्जाम में एग्जांपल दे सकते हो। एक जापान का कपल था, जापानीज कपल, 2008 का ये केस है। और उन्होंने क्या किया, सरोगेसी उन्होंने अवेल किया इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक हब माना जाता है सरोगेसी के लिए, माना जाता था थोड़े समय पहले तक। तो भैया जब वो पेट में बच्चा था सरोगेट मदर के, तो उनका जो है आपस में ब्रेकअप हो गया। अब वो हस्बैंड और वाइफ थे, दोनों अलग हो गए, ठीक है। वो कह रहा है कि बच्चे को मैं नहीं लूंगी, वो कह रहा है बच्चे को मैं नहीं लूंगा, तो दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो एक ये केस आया था, एक ऑस्ट्रेलियन कपल का केस आया था, तो इन्होंने सरोगेसी करवाया था और उसमें ट्विन पैदा हो गए। तो ये कहते हैं हम तो एक ही बच्चा लेंगे, हम दूसरा बच्चा नहीं लेंगे। और ऐसे कई सारे केस आ जाते हैं जब बच्चा के अंदर कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं तो उसको लेने से मना कर देते हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि हम इसको जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे गलत हो रही हैं, ठीक है। तो नए कानून के अंदर क्या क्या कहा गया? नए कानून के अंदर ये कहा गया कि कोई भी कपल, देखिए कपल की बात कर रहा है, वह सिंगल की बात नहीं कर रहा है। तो सिंगल मर्द और सिंगल औरत, मेल और फीमेल, वो सरोगेसी नहीं करवा सकते। कपल करवा सकते हैं अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो इनफर्टाइल हैं, उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है पहले किसी मेडिकल एक्सपर्ट से, ठीक है। और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही है, तो फॉरेन सिटीजन के लिए तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो उम्र होती है फीमेल की, जो उम्र है वो 23 से लेके 50 होनी चाहिए, और मेल की जो एज है वो 26 से लेके 55 होनी चाहिए, जिसको भी सरोगेसी का फायदा उठाना है, जो कि पेरेंट्स बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। उसके अलावा कहता है दे कैन नॉट हैव एनी सर्वाइविंग चिल्ड्रन, उनका खुद का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए,
तभी वो कर सकते हैं। हालांकि अगर उनका पहले बच्चा है, अगर वो मेंटली और फिजिकली अगर चैलेंज्ड है, तब वो सरोगेसी का फायदा ले सकते हैं, मतलब पेरेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। और सरोगेसी कौन बन सकती हैं? सिर्फ क्लोज रिलेटिव ही बन सकती हैं भैया, दूर दराज के रिश्तेदार सरोगेसी नहीं कर सकते, ठीक है। और वो जो 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 लेडी होती हैं वो मैरिड होनी चाहिए, उनकी एज 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए, और उनका खुद का भी एक बेबी होना चाहिए। लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि यहाँ पे गेज को, लेस्बियंस को, सिंगल वुमेन को, सिंगल मैन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है, इसीलिए ये गड़बड़ है। अब ये कहा गया कि देखिए कानून तो बहुत सारे होते हैं ना यार, कानून बनाने से ही अगर चीजें ठीक होने लगती तो आज जब इस देश में जो है राम राज्य आ गया होता, पूरी दुनिया में ही आ गया होता, कानून तो बढ़िया हर देश के अंदर ही है, तो होता ऐसा होता नहीं ना। तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो आपको क्या लगता है सरोगेसी इंडिया में बंद हो गई है? बिल्कुल भी नहीं, तो वो ब्लैक मार्केट चल रही है कि नहीं, अंडरग्राउंड मार्केट चल रही है। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये हमारी कंट्री में पूरी तरह से बैन है, लेकिन इंडिया आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कंट्री है। तो चीजें ऊपर ऊपर से कानून बनाने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो ये बोरिस जॉनसन, इन्होंने गलती किया। ब्रिटेन के अंदर कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, लॉकडाउन लगा हुआ था बेसिकली, और लोगों को कहा गया था आप एक इकट्ठे मत होइए बेसिकली। और उसी समय ये भाई साहब जो है अपने घर में पार्टी कर रहे थे। इन्होंने कुछ पार्टी मेंबर्स को बुलाया, और इनका बर्थडे था, तो भाई बर्थडे था तो पार्टी तो करनी है ना, आज भाई का बर्थडे है, तो भाई का बर्थडे था, और इन्होंने क्या किया, पार्टी वार्टी किया, दारू वारू खूब पिया वहां पे, एकदम से मौज मस्ती की, डांस वांस किया। और फिर ये बात फैल गई मीडिया के अंदर। जिस ऑफिसर को वो जांच करने के लिए दिया गया था केस, वो एक ब्यूरोक्रेट थी और बहुत तगड़ी ऑफिसर थी, जैसे हमारे यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर होता है, ईमानदार थी, ऑनेस्ट थी। तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई, एकदम चिट्ठा बनाया, एकदम बहुत मोटी फाइल बनाई 10-20 हजार पेज की। उन्होंने कहा कि एक्चुअली में ये सब कर रहे थे, गलत कर रहे थे, जो भी है। तो इनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो इनके वो नो कॉन्फिडेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इंडिया के अंदर यूज होता है, वो सारे का सारा हम लोगों ने ब्रिटिश से ही अडॉप्ट किया है। तो जो इन वाली प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा मैंने सोचा कि आपको मैं इंडिया वाली प्रोसेस भी बता देता हूँ। इंडिया में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है उसका क्या रोल होता है? पहली बात को ये पता होना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा के अंदर ही आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता, ठीक है। और इसे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो मिनिस्टर ही होना चाहिए या अपोजिशन का कोई भी कर सकता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत बड़ा मोशन होता है, इसलिए आपको अकेले नहीं कुछ होगा, आपको कम से कम मतलब अपने 50 मित्रों की जो एमपीज हैं उनकी सपोर्ट चाहिए, तब जाके स्पीकर जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद जो है डिबेट शुरू होती है भैया। तो डेट ऑफ द डिबेट मस्ट बी विद इन 10 days ऑफ द मूविंग मोशन। तो जिस दिन ये मोशन आया था उसके 10 दिन के अंदर डिबेट शुरू होती है। और अगर बाई चांस फिर वोटिंग होती है, और वोटिंग में अगर सरकार हार जाती है तो भैया टाटा बाय बाय, ठीक है, गया खत्म, वो सब हो जाता है। तो ये है हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हमारा ही एक कन्वेंशन है जो कि रूल 198 के अंदर आता है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा होता है, उसके अंदर में आता है। राज्यसभा में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, सवाल आपसे हम लोग यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए कि हमारे इतिहास में कितनी बार, पूछ सकता है एग्जाम में, कितनी बार अभी तक नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा के अंदर, ठीक है। सवाल अच्छा है, मजेदार है। बैड बैंक टू किक ऑफ एनपीए टेक ओवर इन जुलाई। तो भैया बैड बैंक फाइनली वो काम में आएगा, अभी फाइनली उसने वर्किंग करना शुरू करने वाला है वो। तो बैड बैंक होता क्या है, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था और इंपॉर्टेंट है काफी, मेंस के लिए भी पूछ सकता है आपसे वो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैड बैंक, क्रिटिकली एनालाइज द फंक्शनिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बैड बैंक, इस तरह से सवाल पूछ सकता है आपसे वो, ठीक है। और सजेस्ट सम सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ बैड बैंक, इस तरह के सवाल पूछ सकता है। डिस्कस द रीजंस बिहाइंड एस्टेब्लिशिंग द बैड बैंक एंड डिस्कस द लूप होल्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द बैड बैंक। बहुत सारी डायमेंशन होते हैं टॉपिक के आसपास जो आपको पता होनी चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पे बेसिकली आपको टॉपिक की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, मजा आता है। बैड बैंक क्या है दोस्तों? ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन हम ये समझ लीजिए, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना रिकवरी एजेंट जो होते हैं, जैसे हमारे पास जो है गोलमाल मूवी होती है जिसमें वो रिकवरी करता है ना, वसूली भाई। तो बेसिकली कुछ कुछ उस तरह का रहता है, लेकिन वसूली भाई के जैसा फंक्शन नहीं होता। ये प्रॉपर प्रोफेशनल होते हैं, बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं, ये बेसिकली करते हैं। इसको कहा जाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो भैया हमारी कंट्री में बैंकों के पास बहुत सारा एनपीए इकट्ठा हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब
लोग पैसा ले तो लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लेकिन चुकाते नहीं, उसे कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो उनकी रिकवरी कैसे की जाए? देखिए, बैंकों वालों का मेन फंक्शन रिकवरी करना थोड़ी होता है, उनका काम तो दूसरा होता है। तो इसलिए बैंक वाले ना इस रिकवरी में काफी एक्सपर्ट नहीं है। तो सरकार ने कहा कि चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग रिकवरी के लिए एक अलग से बॉडी बना देते हैं, जिसका नाम दिया गया बैड बैंक। तो ये बैड बैंक क्या करेगा, इन बैंकों से वो जो नो एनपीए है उसको खरीद लेगा और फिर खुद से रिकवरी करेगा। उस रिकवरी में से कुछ पैसा बैंकों को चला जाएगा, कुछ पैसा उनके पास चला जाएगा, कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास भी जा सकता है। तो ये है पूरे का पूरा बैड बैंक। बेसिकली हमारे बैंकों का जो एनपीए है उसको क्लियर करने के लिए, रिकवर करने के लिए बैड बैंक बनाया गया है। नाम इसका बैड बैंक वैसे हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम बैड बैंक नहीं है, ठीक है। इट्स अ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। अब इसके अंदर ना दो बॉडी होती हैं, ठीक है। पहली बॉडी का नाम होता है NARCL, दूसरी बॉडी का नाम होता है IDRCL। दोनों का फंक्शन थोड़ा अलग अलग होता है, आपको एक लाइन में बता देता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे बैंक है SBI, तो NR और इसका जो है 500 करोड़ रुपए का इसके पास बैड एनपीए है। तो ये जो NARCL है ये इस एनपीए को इससे खरीदेगा, परचेज कर लेगा सस्ते रेट में। और जो IDRCL है ये NARCL जो है इसको ट्रांसफर करेगा और ये उसकी रिकवरी करेगा। तो एक का काम है परचेज करना, दूसरे काम है रिकवरी करना। और रिकवरी करने के बाद जो पैसा आएगा उसमें से जो है कुछ इनके पास रहेगा, कुछ सरकार के पास चला जाएगा, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये है पूरे का पूरा बैड बैंक का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर लूप होल्स तो खैर बहुत सारे हैं ही, ऐसा ना हो कि ये भी एक दूसरी सरकारी कंपनी बन के रह जाए, है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। क्या पता कल को बैड बैंक के लिए हम लोगों को एक और बैंक बनाना पड़े, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। खैर आगे बढ़ते हैं। अ सिल्वर मोमेंट टू प्रोपेल बे ऑफ बंगाल ड्रीम, ये बात कर रहा है बीमस्टेक के बारे में। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, वहां से यूपीएससी सवाल पूछता है। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें होती हैं, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इस बार भी आपने देखा होगा 2-3 सवाल आए हैं। तो बीमस्टेक तो खैर इतनी छोटी नहीं है, लेकिन उतनी दमदार नहीं है जितना होना चाहिए था ना बीमस्टेक का रोल। तो बात यह है कि भैया बीमस्टेक को ना 25 साल हो गए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको बताता चलूं, अगर किसी की गोल्डन जुबली होती है, सिल्वर जुबली होती है, डायमंड जुबली होती है, कुछ ही और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां से यूपीएससी सवाल उठाता है। 25 साल, 50 साल, 75, 100 ईयर्स, 500 साल, 300, वहां से सवाल उठाता है। या फिर कोई ऐसी फेमस पर्सनैलिटी जो होती हैं जिनके बर्थडे जो है 100th बर्थडे, 200, 300, 400, वहां से भी सवाल आता है। तो यहां से हम लोग सवाल क्या लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है आंसर, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ बीमस्टेक, ठीक है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ बीमस्टेक इन द टाइम्स ऑफ disturbances in India's neighborhood, 150 words and 10 marks, ठीक है। अब इसको बीमस्टेक से ना बहुत डिफरेंट तरह के सवाल आप लिख सकते हो। जैसे एक और सवाल यहाँ पे बन सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस, discuss the significance and challenges with respect to BIMSTEC, with respect to BIMSTEC, ठीक है, and suggest some measures। तो इस तरह से आप सवाल पूछे, suggest some measures to overcome challenges, ठीक है। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स। अरे कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कम से कम इसी बीमस्टेक से 15 तरह के सवाल बन सकते हैं। तो बस आपका बीमस्टेक के बारे में ओवरऑल चीजें पता होनी चाहिए, कंटेंट लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। 10-20 वर्ड इधर उधर होते हैं, तो इसको लिखना है, आपने बनाना है, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इसको अच्छे से करना है। तो ये सारी की सारी एक्चुअली चीजें जो है आज के आर्टिकल में कवर की गई हैं। कुछ एक्स्ट्रा बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा आंसर जो है आपका एडिटोरियल से ही बन जाएगा। तो पहले थोड़ा आपको बीमस्टेक के बारे में ही पता होना चाहिए, ठीक है। एक रीजनल, एक सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1997 में 6 जून, कल यानी के, ठीक है, ये भैया बैंकॉक में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है।
और इट कंस्टिट्यूट 7 मेंबर्स। कौन कौन से मेंबर हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। और 2 कंट्री कौन सी हैं? म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। तो 2 कंट्री हमारे साउथ एशिया से आती है, 5 कंट्री साउथ एशिया से आती हैं और 2 कंट्री साउथ ईस्ट एशिया से आती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और एक्चुअली पहले इसके अंदर इतने मेंबर नहीं थे, पहले इसके अंदर सिर्फ 4 ही मेंबर थे और उस समय इसका नाम था बिस्टेक। एम जो है म्यांमार हम लोगों ने बाद में ऐड किया। तो जैसे जैसे कंट्री का नाम ऐड होता गया हम लोगों ने कर दिया, फिर बाद में इसका पूरा नाम ही चेंज कर दिया। पहले देखिए बिस्टेक हुआ करता था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, फिर बाद में हम लोगों ने एमबी कर दिया और इसका हम लोगों ने पूरा नाम चेंज कर दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जब इस ग्रुप को, जब ये पैदा हुआ था, शुरुआत जब इसकी हुई थी, उस समय दुनिया की सच्चाई बिल्कुल अलग थी, ठीक है। उस समय दुनिया जो है वो यूनिपोलर हुआ करती थी, अमेरिका एकमात्र पावर हुआ करता था। लेकिन आज सच्चाई अलग है। आज चाइना जो है वो दूसरी बहुत बड़ी पावर बन चुका है। और अगर आप एशिया की बात करें तो आप इंडिया को भी इग्नोर नहीं कर सकते, इंडिया भी एक अच्छी खासी पावर है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि साउथ एशिया के अंदर जो है बहुत सारी चीजें हो रही हैं। डिस्टर्बेंस जो है श्रीलंका में आप देख लीजिए, पाकिस्तान में आप देख लीजिए, इंडिया में आप देख लीजिए, है ना, हर बांग्लादेश में है, चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी प्रोग्रेस जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। लेकिन अब वो समय चेंज करने का आ गया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच में जिस तरह के हंगामे चल रहे हैं और जो जियोपॉलिटिक्स में हंगामे हो रहे हैं और जियो इकोनॉमिक्स में हंगामा हो रहा है, उसकी वजह से बिम्स्टेक का रोल आने वाले समय में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर सारे के सारे लीडर्स मिलके प्रॉपर कुछ इसके लिए काम करें। कुछ अचीवमेंट हैं इसकी, हालांकि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं, और उसके रीजन भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्यों अचीवमेंट इसका नहीं आया है कोई। क्योंकि देखिए, एक तो हमारे पास सार्क है जो कि काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सार्क की छत्र छाया में ना बिम्स्टेक ना बहुत ज्यादा डेवलप कर नहीं पाया। हालांकि कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हो कि इसका प्रॉपर सेक्रेटरीट हम लोगों ने बना दिया है। अच्छा, बिम्स्टेक का सेक्रेटरीट कहाँ है वो आप जरा कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है, हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट कहाँ है। दूसरी बात यह है कि जैसे म्यांमार के अंदर कूप हो गया है ना, तो जितनी बाकी बिम्स्टेक कंट्री है, सार्क कंट्री है, वो म्यांमार को जो है वो गरिया रही हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रही हैं, उसकी वजह से तो बायकॉट हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक दिक्कत और भी होती है कि इनकी टाइम टू टाइम मीटिंग पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी मीटिंग होने लगी है, कम से कम कुछ तो चीजें हो रही हैं। और बिम्स्टेक कंट्री ने म्यांमार के ऊपर एक साथ प्रेशर भी बनाने की कोशिश की है, तो ये भी एक तरह का अचीवमेंट ही है ना कि आप अपने आस पड़ोस में चीजें ठीक करना चाहते हो, ठीक है। सबमिट भी हो रहे हैं लगातार थोड़े बहुत। और मैकेनिज्म एंड द प्रैक्टिसेस फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जैसे श्रीलंका के अंदर हम लोगों ने बहुत सारा असिस्टेंस भेजा है ना, बांग्लादेश के अंदर जो रोहिंग्या क्राइसिस हो रहा था तब भी बहुत सारा हेल्प किया गया उनका। ये सारी सारी चीजें हैं। और कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे एनर्जी सेंटर एंड द सेंटर फॉर द वेदर एंड द क्लाइमेट वगैरह को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, तो कुछ कुछ अचीवमेंट तो हैं। अच्छा, इंडिया के परस्पेक्टिव से इसका क्या इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक का, तो एक तो हमारे भैया नेबरहुड पॉलिसी है, डेफिनेटली ये तो काम आता ही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे पास है, 2 तो हमारे पास पॉलिसी हो गई। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा एंगल चाइना का भी हो गया है ना। अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा तो चाइना आएगा ना, फिर उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और मोस्टली ये कंट्री जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी है, तो इंडिया जो है चाइना को भी काउंटर करना चाहता है ना। और उसके अलावा जो हमारे पास जो सार्क है, तो सार्क के साथ साथ अगर हम लोग देखें, सार्क के अंदर तो क्या है ना, पाकिस्तान भी आ गया ना उसके अंदर, तो लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, तो वहां पे एक्चुअली इंडिया कुछ भी करना चाहता है सार्क में, तो पाकिस्तान वो टांग अड़ा देता है, जिसकी वजह से कुछ नहीं हो पाता। लेकिन कम से कम बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, तो कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे चैलेंज भी हैं यहाँ पे। हालांकि ग्रुप आपको नजर आता है, लेकिन सार्क कंट्री और बिम्स्टेक कंट्री के बीच में आपस में भी बहुत सारे बायलैटरल टेंशन, जैसे इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल आप ले सकते हो, जिसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, मीटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक है। बिम्स्टेक जो है वो 2-3 साल में मीटिंग करता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। और इसके खुद मेंबर जो है नेग्लेक्ट बाय द मेंबर स्टेट्स, जैसे आप यहाँ पे म्यांमार का एग्जांपल दे सकते हो, म्यांमार का इग्नोर कर दिया गया बिकॉज ऑफ द कूप, है ना। वो सारी चीजें हैं। ब्रॉड फोकस एरिया कुछ ऐसा खास है नहीं, हालांकि 14 ऐसे एरियाज हैं, अभी पहले तो 14 थे, अभी वो 7 हो गए हैं। 7 एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है और यहाँ पे जितनी भी 7 कंट्री हैं सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है अलग अलग।
लेकिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता क्योंकि इन कंट्री के खुद के बहुत सारे दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो सब। बायलैटरल इशू है वो तो हमने बात कर ही लिया। रोहिंग्या वाला जो इशू था बांग्लादेश में, वो वाला इशू हो गया। म्यांमार के अंदर जो इशू था वो उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। तो ये कुछ दिक्कत है। सोल्यूशन में हम लोग क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में? बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का वे फॉरवर्ड तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मतलब इनका ये कहना है कि जो बे ऑफ बंगाल जो कंट्रीज हैं उनको एक साथ में आना चाहिए, ठीक है। उनको एक दूसरे के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जो इंडिया पैसिफिक रीजन है उसे इंडो पैसिफिक सेंचुरी कहा गया 21st सेंचुरी को। तो यहाँ पे बिम्स्टेक काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है, तो उनको रियलिटी समझने की जरूरत है। और जो अमेरिका ने भी लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड प्रोस्पेरिटी IPF, तो इसके साथ भी कोलैबोरेट करने की जरूरत है यहाँ से, क्योंकि चाइना को तो काउंटर किया ही जा सकता है, बल्कि यहाँ पे ट्रेड भी इंक्रीज की जा सकती है ना। तो इसके बारे में थोड़ा इन्होंने बताया है। फाइनली कहता है व्हाइल ऑल मेंबर स्टेट्स आर इक्वल, सभी वैसे तो इक्वल हैं, लेकिन 3 कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि वहां पे सेक्रेटेरिएट है। दूसरी आती है थाईलैंड के ऊपर, क्योंकि थाईलैंड जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इंडिया के ऊपर, क्योंकि वो लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पे इंडिया ही है। तो इस तरह से आप एक अच्छा सा वे फॉरवर्ड सिंपल सा जेनरिक सा लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।